क्योंकि स्टूडेंट्स लेट हैं। अब ऐसे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप जो है सो अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। जी जी, ओके ओके। ओके जी, शुड आई बिगिन? यस मैम। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, स्टार्ट हम ले लेते हैं। स्टूडेंट्स बाकी आई थिंक ज्वाइन कर देंगे। और आई होप प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा आवाज़ सही आ रही है, और आगे वाली मैं स्लाइड वो दिखा देती हूँ आपको, तो टेक्स्ट आपको सही दिख रहा है? ब्लर तो नहीं यस है? मैम। नो मैम। ऊपर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। फिर तो क्लियर है, दोनों चीज़ें क्लियर हैं, आवाज़ भी और टेक्स्ट भी। यस मैम। मैम। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं आपको ब्रीफली। सम ऑफ यू माइट नो मी, और कुछ लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे। तो माय नेम इज़ डॉक्टर बख्तावर डॉक्टर बख्तार, अरसलान, रिकॉर्ड का बटन एंड दबा आई दें बीन प्लीज। ओ हाँ, सॉरी, एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ जी, मैंने कर दिया। एक मिनट। थैंक यू सो मच। ओके जी, रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, ठीक है। तो मेरा नाम डॉक्टर बख्तावर अरसलान है, और मैं लम्स की ग्रेजुएट हूँ। 2014 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, और 2015 में हाउस जॉब की, फिर पार्ट 1 दे दिया। एंड आफ्टर दैट 2018 में जो है मैंने कमीशन का एग्ज़ाम पास किया था। एंड 2018 में ही मैंने IMM का एग्ज़ाम दिया था, FCPS का। एंड अब मेरा 2020 में ट्रेनिंग ख़त्म हो गया है FCPS का, प्रोस्टोडोंटिक्स में मैंने ट्रेनिंग ली है। नाउ इन 2021 इंशाल्लाह पार्ट 2 के लिए अपेयर होंगे। ओके, सो ये तो था मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और अबाउट माई एक्सपीरियंस, जो मेरा कमीशन में एक्सपीरियंस रहा है, तो जब मैं कमीशन के लिए प्लीज़ आप मुझे बताइएगा आप लोगों को आवाज़ आ रही है, क्योंकि मुझे सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, तो मुझे पता नहीं जी चल रहा। मैम, आ रही है, क्लियर आ रही है ओके, आवाज आपकी। यहाँ पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, जब कमीशन का अनाउंस हुई थी सीट्स, तो 2018 में हम लोगों ने कमीशन दिया था। उस वक्त आई वाज नॉट रेडी कि मैं अपना फॉर्म जो है फिल करूं, इसलिए बिकॉज़ मैं अपना IMM एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, और वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। बिकॉज़ मतलब उस एग्ज़ाम में अगर आप रह जाएं तो काफ़ी लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं। उसकी पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है FCPS की, आप लोगों को आइडिया होगा। तो फिर मैं नहीं दे रही थी, बट इवेंचुअली फॉर्म फिल किया, और मैंने बहुत ही कम अरसे में तैयारी की थी। और मेरे IMM में और कमीशन के एग्ज़ाम में 1 वीक का जो है गैप था, यानी आफ्टर कमीशन मेरे 1 वीक के अंदर अंदर मुझे IMM का एग्ज़ाम देना था। तो इसलिए मैं IMM पे ज़्यादा फोकस कर रही थी एज़ कम्पेयर टू कमीशन। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम हुआ कि हो गया, इंटरव्यू भी हो गया और थ्योरी भी हो गई। ठीक है, तो अब आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि पढ़ना क्या है और क्या बुक्स पढ़ें। तो आई वुड सजेस्ट यू, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग एन एल्डर, मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी, दैट इज़ कि आप प्लीज़ कीप इट वेरी वेरी सुपरफिशियल। The key is to read everything, to have idea of everything, but in a superficial way. आपको डेप्थ में नहीं जाना है। इट्स बिकॉज आप कोई पोस्ट ग्रेड का तो एग्ज़ाम दे नहीं रहे हैं, और आप उन लोग, वो भी तो मेडिकल ऑफिसर्स ही हैं, उनको भी कोई इतना एक जनरल डेंटिस्ट की तरह वो आपको इंटरव्यू ले रहे होते हैं, एक जनरल डेंटिस्ट की तरह वो आपसे सवाल कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप जो डेप्थ में जाते हैं, उससे ये होता है कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज़ चीज़ों को सुपरफिशियल रखें, चीज़ों को सिंपल रखें, हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा आइडिया रखें, सो दैट यू विल बी एबल टू पास इट। ठीक है जी। और अकॉर्डिंग ये बुक्स की अगर बात करें मैम? तो जी 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 मैम, प्रोस्तो में से कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर में? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हर बार जो है ना वो वेरी करती है। प्रोस्तो कम आता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सर्जरी एंड पैथोलॉजी, और हाँ, और ऑपरेटिव, ये सब्जेक्ट ज़्यादा आते हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप इसको एलिमिनेट कर दें प्रोस्तो को, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी।
ठीक है। प्रोस्तो के क्वेश्चंस तो कम आते हैं, स्पेशली रिमूवेबल के, फिक्स्ड के ज़्यादा आते हैं, बट यू हैव टू स्टडी, ओके। आपको कमांड होनी चाहिए इस सब्जेक्ट पे भी, क्योंकि इफ़ यू रिमूव दिस सब्जेक्ट तो फिर आप में और बाकी में तो फ़र्क नहीं रहेगा ना, पास तो आपने होना है ना आपको। जी जी मैम फिर भी 5 आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रही है? हेलो, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। मैम मैं कह रही हूँ फिर भी 5 से मैं इस तरह से आइडिया नहीं लगा सकती कि कितने आते हैं, बट प्रोस्थो के एज कम्पेयर टू सर्जरी एंड एंडो कम आते हैं। हर बार जो है ना वो वेरी करता है पेपर, कौन बनाता है पेपर उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस स्पेशलिटी का बंदा है। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट तो नहीं बता सकती कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, बट ये है कि ऑर्थो और प्रोस्थो का रेशो कम होता है एज कम्पेयर टू एंडो एंड सर्जरी एंड पैथोलॉजी, ओके। सो आपने जो बुक्स पढ़नी है, हर किसी का अपना रूट होता है, हर किसी का अपना वे होता है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेक्चर स्टार्ट करूँगी, बस थोड़ा-सा मैं आपको गाइड करना चाह रही हूँ कि आपको हेल्प मिल जाए। तो बुक्स जो मैंने पढ़ी थी ना, वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगी सो दैट आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। मैंने पढ़ा था सर्जरी के लिए टक्कर, मैंने फुल नहीं पढ़ा था उसको बिकॉज़ मैंने आपको बताया मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और मैंने टक्कर में से चार्ट्स पढ़े थे और मैंने पढ़ा था उसमें जो भी मुझे लग रहा था कि इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। और दूसरा ये कि पैथोलॉजी के लिए मैंने कॉसन के चार्ट्स पढ़े थे, एंड प्रोस्तो मैंने नहीं पढ़ी थी, आपको रीज़न पता है। और मैंने पेरियो भी नहीं पढ़ा था, और मैंने और क्या ऑर्थो में मैंने रानी पढ़ा था, वो भी जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये आ सकता है, ये पूछ सकते हैं। एंड व्हाट एल्स, हाँ एंडो की बुक मैंने पढ़ी थी, और ऑपरेटिव के सिलेक्टिव टॉपिक्स जो मतलब रैंडमली किए थे, कोई बुक फॉलो नहीं की थी, रैंडमली कभी गूगल से देख लिया, कभी कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। तो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड। और एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो आप जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट बुक्स से वो पढ़ें, उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ा करें। जो मैंने चीज़ फ़ॉलो की थी जिसने मुझे हेल्प किया था, दैट इज़ जब मैं एमसीक्यू फ़ॉलो कर रही थी, एमसीक्यू सॉल्व कर रही थी, तो वो एमसीक्यू का जो भी टॉपिक था वो पेपर पे साइड पे लिख रही थी, ओके। देन अगर वो रिपीट हो रहा था वो टॉपिक तो उस पर टिक लगा दिया। इस तरह से मुझे पता चल रहा था कि किस टॉपिक को जो है ना वो मैं प्रायोरिटी दूँ, ओके। एक तो ये हो गया, और उस टॉपिक को फिर आप रीड करते हो तो आपको पता चलता है एमसीक्यूज़ किस टाइप के आ रहे थे, मैं पढ़ रही थी। तो डिवाइड योर टाइम इन हाफ, एमसीक्यू में भी को भी टाइम दें और थ्योरी को भी। मैं एक दिन में थ्योरी भी कर रही थी और एमसीक्यू भी कर रही थी, उस टाइम को डिवाइड कर रही थी। एंड एमसीक्यू के लिए आप डेंटोजिस करें, विजय प्रताप करें, जो भी बुक आपको मिलती है एमसीक्यू के लिए वो करें। एनबीडी कर सकते हैं, एनबीडी इज़ वेरी गुड, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन इस तरह से अच्छी दी हुई है कि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और एनबीडी से एमसीक्यू लगते भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, एक तो एमसीक्यू लगा भी था। तो मुझे नहीं पता इस ईयर क्या होगा, बट ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मेरे ख्याल से आपको हेल्प करेगा। और आप इस तरह से अगर टॉपिक्स लिखते जाएंगे पेपर पे एमसीक्यू से रिलेट करते हुए, तो आपको ये इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, ठीक है जी। और दूसरा ये कि रिगार्डिंग प्रोस्तो में कितने सवाल आते हैं, प्रोस्तो बहुत कम आती है, ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। ऑल्दो प्रोस्तो एंड ऑर्थो एंड पेरियो तो बहुत कम आती है, बट जी शुजा। जी, आपने बोला एनबीडी की एमसीक्यू बुक भी आती है, मतलब उसमें से भी वो भी करना चाहिए, उस पे थोड़ा जी बताएं। जी एमसीक्यू बुक की कह रही हूँ मैं। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, उसमें उसके जो बैक साइड पे जहाँ पे कीज दी हुई है ना, वहाँ वो एक्चुअली उसमें थ्योरी भी बहुत अच्छी दी हुई है, उसमें पीछे थ्योरी दी हुई है। तो वो आप जब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो ना, तो वो एक तो सिंपल लैंग्वेज है, और दूसरा वो एमसीक्यू उसमें से कभी लग भी जाता है, और इसमें एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है ना, तो आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है जी। अच्छा, और आई डोंट नो मैं बोल क्या रही थी, बता क्या रही थी। हाँ जी, मैं इस पे थी कि एमसीक्यू के आप जब टॉपिक्स इस तरह से लिखते हैं ना, तो वो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करता है। आपको पता चल जाता है कि भाई हमने जब थ्योरी दी थी तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अब यही टॉपिक हम इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपको इंटरव्यू के लिए भी हेल्प मिल जाती है। एंड प्रोस्थो ऑर्थो एंड पेरियो इतना तो नहीं आता है, बट आपको थोड़ी बहुत कमांड इस पे होनी चाहिए, बिकॉज जब
क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स को एलिमिनेट कर देते हैं। जब आप इन सब्जेक्ट्स को एलिमिनेट कर देते हैं तो क्या होता है कि आप भी उसी बोट में सवार हो जाते हैं जिसमें बाकी कैंडिडेट्स हैं। ओके, तो सबका पेपर फिर तो एवरेज ही होना है। तो आपको अगर एक्सेप्शनल केस बनना है, ठीक है, आपको क्राउड से थोड़ा सा डिफरेंट होना है, तो आपको थोड़ा सा कमांड इन सब्जेक्ट पे होना चाहिए, सो दैट आपके जो पासिंग रेशो है, पासिंग चांस है, वो थोड़ा सा बढ़ जाए। ओके, एंड MCQ जब आप अटैम्प्ट करें तो एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ वो MCQ तो अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा जिसमें आपको बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं हो, बिकॉज आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ओके, सो मेरे कुछ फ्रेंड्स ही जिन्होंने मेरे साथ दिया था, उनका इसलिए रह गया था क्योंकि उन्होंने पेपर तो अच्छा किया था, लेकिन उन्होंने जो जिस क्वेश्चन के बारे में वो श्योर नहीं थे वो भी अटैम्प्ट किया था और उनका नेगेटिव मार्किंग की वजह से रह गया था। सो प्लीज़ आप नेगेटिव मार्किंग जहाँ पे आपको लग रहा हो मेरी हो सकती है, जहाँ पे आपको बिल्कुल डाउट हो कि 5 ऑप्शंस में से तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे प्लीज़ डू नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल एंड अप मेसिंग योरसेल्फ। ओके, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और 25 क्वेश्चंस छोड़ देंगे। ठीक है, बस आपने एफर्ट अच्छा देना है और रिजल्ट जो है फिर अल्लाह पे रखना है। ओके, रिगार्डिंग क्वेरीज, अगर आपने जो भी आपके क्वेश्चन हो अभी एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं उनको एड्रेस करूंगी, बट क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, और आपके क्वेश्चंस प्लीज़ लॉजिकल होने चाहिए इन अ वे कि वो इतना डेप्थ में नहीं जाइएगा, बिकॉज क्योंकि ऐसे जो है ना ये कंक्लूजन निकलेगा नहीं, एंड होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक लेक्चर के लिए जो है वो रिमूवेबल जो है ना वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आई ट्राई कि जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं आज कवर करवाऊँ। इन केस अगर रह जाता है तो फिर इंशाल्लाह कल हम फिर मीटिंग करेंगे। और दूसरा ये कि आई ट्राइड कि चीज़ों को सिंपल रखूँ, सुपरफिशियल रखूँ, ताकि आपको आसानी हो समझने में, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी मिसिंग है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मिसिंग है तो यू कैन पिंग मी अप एनी टाइम, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पूछ सकते हैं। मैं अभी भी एड्रेस करूँगी आपकी क्वेरीज, लेकिन अगर मुझे लगा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं आपको पहले ही अपोलोजाइज़ कर रही हूँ कि मैं उसको फिर वहीं पे रोक दूँगी और फिर आपको इंडिविजुअली आंसर करूँगी। ठीक है जी, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव टू कवर। ओके, अच्छा अब ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। ओके ओके जी, रिमूवेबल प्रोस्थेटोटिक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको मेरे ख्याल से क्लियर कर देना चाहिए, जिनमें कन्फ्यूजन रहती है। दैट इज़ प्रोस्थेटोटिक्स, जिसे काफ़ी लोग प्रोस्थेटिक भी बोल देते हैं या प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री बोलते हैं। तो एक्चुअली जो है वो कौन सा टर्म सही है, ठीक है, तो जो करेक्ट टर्म है दैट इज प्रोस्थेटिक्स। ठीक है, क्यों, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, प्रोस्थेटोटिक्स है क्या? इट इज ए ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री pertaining टू द restoration and maintenance of oral function, comfort, appearance and health of the patient। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इट इज ए ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री दैट डील्स विद द restoration और रिप्लेसमेंट ऑफ द मिसिंग टीथ एंड देयर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। अगर आपको सिंपल डेफिनेशन जहन में रखनी है तो प्लीज़ इसको रखिएगा। प्रोस्थेटिक्स क्या है? इट इज़ अ रिप्लेसमेंट फॉर मिसिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, अगर हमारी बॉडी में कोई भी पार्ट मिसिंग है एंड उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं तो दैट वुड बी प्रोस्थेटिक्स। बट अगर सिर्फ टीथ एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स मिसिंग है, सपोर्टिंग टिश्यूज मिसिंग हैं, तो दैट वुड बी प्रोस्थेटिक्स। ओके, तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं। आप प्रोस्थेटिक्स को प्रोस्थेटिक्स से इंटर एक्सचेंज मत कीजिएगा। एंड प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट कह सकते हैं, बट नॉट प्रोस्थेटिक्स। ओके, बट बेटर जो टर्म है दैट इज प्रोस्थेटिक्स। एंड प्रोस्थेसिस इज एन आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट ऑफ एब्सेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, आपके प्रोस्थेसिस कोई भी, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन एम्प्यूटेड लेग, तो उसको अगर आर्टिफिशियल लेग हम दे रहे हैं पेशेंट को, दैट वुड बी अ प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस कैन बी एनीवेयर इन द बॉडी, वो चाहे फिर आपके माउथ में हो, जैसे माउथ में डेंचर होता है या ऑब्चुरेटर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोस्थेसिस होते हैं, एंड आउटसाइड ऑफ द माउथ भी हो सकता है, एनीवेयर इन द बॉडी। ओके, डेंटुलस एंड ई-डेंटुलस आपको आइडिया होगा दैट एनी पर्सन हु हैज़ हिज टीथ प्रेजेंट, ठीक है, ही इज टर्म्ड एज डेंटुलस। एंड अ पर्सन हु हैज़ मिसिंग टीथ, ठीक है, चाहे फिर वो उसके पास अगर ऑल द टीथ हैव बीन मिसिंग, देन वी कैन कॉल हिम ई-डेंटुलस। एंड इफ सम ऑफ द टीथ आर मिसिंग, सम ऑफ द टीथ आर प्रेजेंट, देन वी कुड कॉल हिम पार्शली डेंटुलस है या जो है पार्शली डेंटेड है। ओके जी, ओके जी, ये रिमूवेबल प्रोस्थेटोटिक्स, रिमूवेबल नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ये ऊपर बार आ गई है एक्चुअली। हाउ कैन आई रिमूव इट?
डॉक्टर शुजा, आपको पता है इसको मैं कैसे मैम रिमूव? नजर आ रहा है मैम, नजर मेरे आ नजर रहा है आ मुझे रहा है। तो, नजर चले, आ रहा है, अगर नजर आ रहा डिस्टर्बेंस हो रही हो ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी। है। अच्छा, रिमूवेबल प्रोस्टोडोंटिक्स क्या है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ प्रोस्टोडोंटिक्स व्हिच डील्स विद द रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ एंड सपोर्टिंग टिश्यूज विद द प्रोस्थेसिस डिजाइन्ड टू बी रिमूव्ड बाय द वियरर। ओके जी, आपका जो रिमूवेबल प्रोस्टोडोंटिक्स है, अनलाइक फिक्स्ड प्रोस्टोडोंटिक्स, पेशेंट कैन रिमूव इट एनी टाइम, ठीक है। फिक्स प्रोस्टोडोंटिक्स में क्या होता है कि आपका जो फिक्स प्रोसीजर्स हम देते हैं वो सिर्फ डेंटिस्ट ही रिमूव कर सकता है, बट रिमूवेबल में आपका जो है वो पेशेंट रिमूव कर सकता है जब भी चाहे, फॉर पर्पस ऑफ क्लीनिंग, फॉर एडजस्टमेंट्स, फॉर एनीथिंग। ओके, हाँ, फिर भी मेरे ख्याल से डॉक्टर शुजा इस बार को रिमूव कर देना चाहिए, आगे इशू ना हो। ये कैसे रिमूव बार होगा? आप कौन सी बात कर रही हैं? आप मुझे ये समझ, ऊपर, कौन सी बार? नहीं, मुझे अच्छा तो कोई बार नजर नहीं। नहीं नजर आ रहा ना ये? अच्छा, पर नहीं मेरी नहीं नहीं, तरफ। ओके ओके, ठीक है आपकी जी। तरफ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा जी, ओके ओके ओके। जी, जी। सॉरी, आई एम यूजिंग दिस जूम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि किसी को इशू ना हो। ठीक है जी, क्लासीफाई हमने किया है रिमूवेबल प्रोस्टोडोंटिक्स को इनटू टू, दैट इज पार्शियल डेंचर एंड इनटू कंप्लीट डेंचर। ओके, नाउ व्हाट इज अ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर? आपका कोई भी प्रोस्थेसिस, ठीक है, विच रिप्लेसेस सम ऑफ द टीथ एंड इट्स रिलेटेड टिश्यूज, ठीक है, जो भी इसके सपोर्टिंग एडजेसेंट टिश्यूज हों उनको रिप्लेस कर रहा हो, बट सारे टीथ को रिप्लेस ना कर रहा हो, ठीक है, और पेशेंट उसको रिमूव कर सके, दैट इज रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। ओके, अगर सारे टीथ को रिप्लेस करेगा तो ऑफ कोर्स इट वुड बी कंप्लीट डेंचर, एंड इफ सम ऑफ द टीथ हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द prosthesis then it is a removable partial denture and patient can also remove it at his will at any time. Okay, अब यहाँ पे I have given two partial dentures. Okay, one is acrylic and the other one is, आप वो इसको बताएं, other one जो है वो कौन सा है? Anyone? other one is cast partial denture. Okay, क्योंकि इस पे metal, ठीक है। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट है, राइट? कास्ट पार्शियल डेंचर, इसमें मेटल का काम हुआ है। नाउ जब भी हम बुक पे पढ़ते हैं, जब भी हमें सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, दैट इज ऑलवेज अ कास्ट पार्शियल डेंचर, नॉट एन एक्रेलिक वन। एक्रेलिक जो पार्शियल डेंचर होता है वो आपका अकेडमिकली भी नहीं पढ़ाया जाता, एंड ये यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम एक्रेलिक का पार्शियल डेंचर बना के दे देते हैं, बट जो जिसे बोलते हैं हम सही वाला पार्शियल डेंचर होना चाहिए, दैट वुड बी अ कास्ट पार्शियल डेंचर, बिकॉज इसमें प्रॉपर एक साइंस इन्वॉल्व है, प्रॉपर एक सिस्टम है, इसमें डिजाइनिंग होती है, एंड आपका एक्रेलिक जो होता है पार्शियल डेंचर, दैट इज टेम्पररी। ये सिर्फ हम टेम्पररी बेस पे देते हैं, ये कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन is always a cast partial denture. Okay, अच्छा जी, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? इसकी इंडिकेशंस हैं लॉन्ग ई डेंटुलिसिस पेन, यानी लॉन्ग ई डेंटुलिसिस पेन क्या कि आपका जो है इधर पोस्टीरियर 2 टीथ मिसिंग हो और एंटीरियर 4 टीथ मिसिंग हो। ओके, कोई भी पेन जिसमें आपका 4 एंटीरियर टीथ मिसिंग हो, या आजान हो रही है एक्चुअली, तो लोग मतलब ओके थोड़ा ओके सा एक मिनट। ओके जी, अब खत्म हो गई, कनेक्ट कंटिन्यू, सॉरी जी स्टार्ट करें? जी जी स्टार्ट करें। ठीक है जी, लॉन्ग ईडेनस पेन में इंडिकेटेड होता है बिकॉज लॉन्ग ईडेनस पेन में हम फिक्स नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको जो है वो सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होती है। लॉन्ग ईडेनस पेन मीन्स दैट मोर देन 2 posterior teeth are missing or more than 4 anterior teeth are missing, और एज बिलो 17 ईयर्स। ओके, 17 ईयर्स की एज से बिलो पेशेंट होगा तो हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर देंगे। वाई? पेशेंट तो यंग है, उसको तो एस्थेटिक्स चाहिए, तो हम उसमें रिमूवेबल पार्शियल डेंचर क्यों कर रहे हैं? इट्स बिकॉज कि पेशेंट के जो पल्प चैम्बर्स हैं वो लार्ज हैं। ओके, अगर तो हमने उस पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो वो तो सेंसिटिविटी हो जाएगी उसको, ठीक है, और एंडोडोंटिक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। एंड दूसरा मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ प्रिपरेशन का वर्ड यूज़ किया कीजिए, टूथ प्रिपरेशन, नॉट टूथ कटिंग। टूथ कटिंग नहीं होता है, ये हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं, बट जो टर्म है दैट इज़ टूथ प्रिपरेशन। ओके, सो एज बिलो दी 17 ईयर्स में हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर देंगे। एक तो रीज़न ये हो गई कि आपका जो है पल्प चैम्बर्स इसमें लार्ज हैं। ओके, एंड दूसरा रीज़न क्या होता है कि
अगर हमने इस पेशेंट पे 17 इयर्स की एज से बिलो वाले पेशेंट में हमने दे दिया पार्शियल डेंचर, फिक्स पार्शियल डेंचर, एंड वो मिड लाइन क्रॉस कर रहा है, तो उसकी जो जॉ ग्रोथ है वो उसके साथ इंटरफेयर करना शुरू हो जाएगा। बताएंगे आंटी यास्मीन। अभी मैसेज आया। मैम प्लीज काइंडली सबको म्यूट करवाएं, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। ओके ओके, अच्छा जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज आप म्यूट कर दीजिएगा अभी के लिए। कोई भी क्वेरी हो फिर आप एंड में पूछ लीजिएगा, अभी आप प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। मैम सेकंड रीजन बता दें। जी मैंने आपको बताया ना, आपने सुना नहीं? मैं नहीं फिर है, वो रिपीट दूसरा कर, बात। ओके जी मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। एक तो अपर चैम्बर्स, ठीक है, वो एक्सक्यूज मी, इनलार्ज मैं है। आप सबको एक मिनट एक्सक्यूज मी, सॉरी, मेरे पास अभी जी जी मैसेज आया है कि मेरा खुद ब खुद मीटिंग बंद हो जाएगी 40 मिनट्स के टाइम में, तो दोबारा लिंक शेयर करूंगा, ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा प्लीज म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, अब जो लेक्चर है वो स्मूथ होना चाहिए, इंटरप्शंस नहीं होने चाहिए। ओके हमारे पास बहुत कम टाइम है, बहुत चीजें हैं कवर करने को। ओके तो एज बिलो दी 17 ईयर्स पेशेंट, एक तो पल्प चैम्बर उसके इनलार्ज है, दूसरा अगर हमने फिक्स पार्शियल डेंचर इस पेशेंट में दे दिया, इफ इट इज क्रॉसिंग द मिड लाइन, तो उसका जॉ ग्रोथ जो है वो इंटरफेरेंस होगा जॉ ग्रोथ में। तो इसलिए हम इन पेशेंट्स में रिमूवेबल पार्शियल डेंचर देते हैं अनटिल अनलेस पेशेंट की जॉ ग्रोथ स्टॉप हो जाए और पल्प चैम्बर रिसीड हो जाए। ओके दूसरा एडर्ली पेशेंट्स ऑफ कोर्स उनमें हम करते हैं, क्योंकि एक तो उनकी रिच जो है वो इतना जो ऑप्टिमम कंडीशन में नहीं होता, उनकी जो है वो पेरोडेंटल कंडीशन कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, बोन लॉस हुआ हुआ होता है, एंड एडर्ली पेशेंट जो है वो बार बार जो है अपना मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए जो है वो हम रिमूवल पार्शियल डेंचर की तरफ जाएंगे। नो पोस्टीरियर अबटमेंट, ठीक है। अबटमेंट तो आपको पता है ना कि एनी टूथ विच सपोर्ट्स द अदर प्रोस्थेसिस, अ टूथ और अ रूट। ओके तो अगर आपका पोस्टीरियर अबटमेंट नहीं है, ठीक है, यानी डिस्टल अबटमेंट नहीं है, तो फिर हम रिमूवल देंगे, क्योंकि फिक्स के लिए तो वी ऑलवेज नीड अबटमेंट ऑन बोथ द साइड्स। ओके ठीक है जी। पुअर पेरोडेंटल सपोर्ट, अगर आपके पास पेरोडेंटल सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, बोन लॉस है, तो उसमें भी हम फिक्स ऑफ कोर्स नहीं दे सकते, हमें सपोर्ट तो चाहिए। एंड एक्सेसिव रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन, जो ट्रिपल आर लिखा हुआ है ना, दैट इज फॉर रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन। ओके अगर आपके पास रिच रिजॉर्प्शन ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स फिर हमें रिमूवल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर टिश्यू सपोर्ट चाहिए होगी। एंड एस्थेटिक्स इन अ सेंस के ऑफ कोर्स फिक्स्ड में हमें ज़्यादा अच्छी एस्थेटिक्स मिलती है, बट आपका रिमूवेबल में हमें एस्थेटिक्स इन अ सेंस मिलती है कि वो आपके जो भी फ्लेंजेस होते हैं वो आपके जो है वो कंटूर्स देते हैं, आपको बक्कल और लेबियल कंटूर्स मिल जाते हैं, लिप फुलनेस मिल जाती है, इस तरह से आपको एस्थेटिक्स में भी हेल्प मिलती है। इमीडिएट टूथ एक्सट्रैक्शन रिप्लेसमेंट आफ्टर एक्सट्रैक्शन, अगर कोई पेशेंट है उसको इमीडिएटली डेंचर चाहिए, वो एस्थेटिक कॉन्शियस पेशेंट है, वो सोशल पेशेंट सोशल है और उसे ईडेंटल स्टेज नहीं चाहिए, तो फिर हम दे सकते हैं यहाँ पे। ओके एंड पेशेंट्स डिजायर, कोई भी पेशेंट है वो कह रहा है कि भाई मुझे तो फिक्स नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे तो कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर करवाना ही नहीं अपने दांत पे, या कोई पेशेंट है उसको फोबिया है, तो फिर हम उसमें भी रिमूवल पार्शियल डेंचर देंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अच्छा जी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस कुड बी मैक्रोग्लोसिया, मैक्रोग्लोसिया मतलब कि लार्ज टंग, बिकॉज वो आपके डेंचर को जो है वो डिसलॉज कर देता है। एंड मेंटली अनस्टेबल पेशेंट, ओके, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं करेगा। एंड पुअर ओरल हाइजीन, ऑफ कोर्स पुअर ओरल हाइजीन तो हमें किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट ऑप्शन से पहले जो है वो हमें जो है प्रोफाइल एक्सेस करवाना पड़ता है। ओके रिमूवेबल पार्शियल डेंचर की क्लासिफिकेशन जो है, दे अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज टूथ सपोर्टेड पार्शियल डेंचर एंड टूथ एंड टिश्यू सपोर्टेड पार्शियल डेंचर। Tooth supported partial denture, वो partial denture that is supported by teeth on both the sides of edentulous spine. Okay ये जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। okay if I can spotlight अगर शेयर कर दूं मैं आपको। okay यहाँ पे ईडेनलस पेन है एंड यहाँ पे दोनों साइड पे आपका जो है वो टीथ हैं। ओके दोनों साइड पे अबटमेंट है, ठीक है। अगर तो दोनों साइड पे अबटमेंट है, दैट मीन्स कि इट इज अ टूथ सपोर्टेड पार्शियल डेंचर। एंड इफ देयर इज ओनली वन साइड, इफ देयर इज अबटमेंट ऑन वन साइड ओनली, इधर आपका यानी डिस्टल अबटमेंट ना हो, तो दैट इज अ टूथ एंड टिश्यू सपोर्टेड पार्शियल डेंचर, यानी एक साइड पे टूथ है एंड एक साइड पे
टिश्यू जो है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक ही आर्च में डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट इन अ सेंस कि एक साइड पे तो टूथ सपोर्टेड हो सकता है एंड एक साइड पे टूथ एंड टिश्यू सपोर्टेड, ऐसा भी हो सकता है, ओके। अच्छा, टूथ सपोर्टेड मैम आवाज नहीं आ रही। सैडल भी मैम आवाज सही नहीं एंड टूथ एंड टिश्यू सपोर्टेड डिस्टल मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैम आवाज सही नहीं आ रही है आपकी मैम। आवाज नहीं आ रही, ओके। मैम ये क्लासिफिकेशन दोबारा से बता दे, आवाज नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आया। ये आवाज नो मैम। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम अब आ रही है। ओके जी, ठीक है ठीक है। टूथ सपोर्टेड पार्शियल डेंचर एंड टूथ एंड टिश्यू सपोर्टेड पार्शियल डेंचर होते हैं हमारे पास। सो जो टूथ सपोर्टेड पार्शियल डेंचर होता है एंड बोथ द साइड्स वी हैव अबटमेंट, ठीक है जी। और आपका जो टूथ एंड टिश्यू सपोर्टेड पार्शियल डेंचर होगा उसमें ये होता है कि आपका डिस्टल अबटमेंट नहीं होता है एंड सिर्फ एक ही साइड पर अबटमेंट होता है, ओके। यानी एक साइड पे हमारे पास टूथ सपोर्ट है एंड ऑन द अदर साइड देयर इज टिश्यू सपोर्ट, ओके। एंड एक ही आर्च पे इसमें होता है कि एक साइड पे तो हमें टूथ सपोर्टेड मिल रहा है एंड एक साइड पे हमें टूथ एंड टिश्यू सपोर्टेड मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है, बट at each end of edental spine is termed as tooth supported partial denture, ठीक है। and a partial denture that is supported by teeth at one end and tissues on the other end of the edental spine, that is termed as tooth and tissue supported partial denture. and tooth and tissue supported partial denture is also called as free and saddle या उसे distal extension partial denture भी कहते हैं, distal extension partial denture. कैनेडीज क्लासिफिकेशन जो है ये पार्शियल डेंचर की क्लासिफिकेशन है। इसमें से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, इसमें से कमीशन का एक एमसीक्यू मैंने पढ़ा भी था, ये आया भी था। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। डॉक्टर बख्तावर एक्सक्यूज मी, क्लासिफिकेशंस हैं पार्शियल डेंचर की, ओके। बट वॉइस बहुत खराब आ रहा है, वॉइस वाकई खराब आ रहा है, कोई इशू इसके है? अलावा कोई जी जी वॉइस में बहुत ज्यादा इशू आ रहा है हो सकता है आपका। इंटरनेट पे जी जी जी, नहीं नहीं, आपके इंटरनेट में कोई इशू है क्योंकि यहाँ पे सबके साथ ये मसला हो रहा है। यस मैम आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है, मैं चेक बिल्कुल वो डिस्टॉर्ट कर हो रही है लेती आवाज। हूँ। जी जी, या तो फिर दोबारा आप लिंक भेज दें मीटिंग की, हो सकता है ये जूम का जो मुझे 40 मिनट्स वाला है, हो सकता है ऐसा कर लें, नहीं तो। अच्छा प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी जी, ठीक है, आई डोंट नो क्या इशू हो रहा है। डॉक्टर बख्तावर एक काम कीजिए, मेरे ख्याल में वो मीटिंग वैसे ही 40 मिनट्स के बाद जो मुझे मैसेज। इंटरनेट मेरा बिल्कुल सही है, अब आप मुझे सजेस्ट करें मैं क्या करूं। मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि सारी ये मीटिंग आप ऑफ करके दोबारा से आप लिंक भेजें और फिर सब ज्वाइन करें। हो सकता है 40 मिनट्स वाला इशू हो, जो मुझे आज फर्स्ट टाइम मैसेज आया जूम वालों की तरफ से, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि 40 मिनट